अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछली सदी में इंसान कई ऐसी फिल्में बनाना शुरू कर चुका था जिसमें ये दिखाया जाता था कि इंसान बहुत छोटा हो गया है या उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो छोटा हो जाता है और वो इंसान की बॉडी में चला जाता है। गोया कि इस सूरत हाल में उसको बहुत सी मुश्किलात भी पेश आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी मूवीज़ भी दिखाई गई जिसमें यह दिखाया गया कि इंसान ने ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स बना लिए हैं जो इंसान के ब्लड सेल से भी छोटे हैं। इनको नैनो रोबोट्स कहा जाता है। आज ये चीज़ें हकीकत का रूप इख्तियार कर रही हैं। मैं आपको नैनो स्केल पर लेके चलता हूँ जहाँ पर इंसान का साइज़ 1 मीटर 10⁻⁻0 मीटर के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे तो चीज़ें छोटी होती जाएंगी। मसलन एक रेत के ज़र्रे का साइज़ 10 की ताकत -3 10⁻⁻³ मीटर होता है, जिसे हम 1 मिलीमीटर भी कहते हैं। इसी तरीके से उससे छोटा इंसान का बाल होता है। हमारे ब्लड सेल उससे भी छोटे होते हैं जो 10⁻⁻5 मीटर होते हैं। बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये इंसान के ब्लड सेल से भी छोटे होते हैं। और फिर हम आते हैं डीएनए की तरफ। डीएनए 10 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻8 मीटर के बराबर होता है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। यहाँ पर हम नैनो स्केल पर चले जाते हैं। मॉलिक्यूल्स और एटम में हम नैनो स्केल पर 1 नैनोमीटर एंड 0.1 नैनोमीटर पर चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी मशीन्स बनाएं जो कि इतनी छोटी हों, जो मॉलिक्यूल्स और एटम से भी ज़्यादा छोटी हों। मैं आपको यही स्केल यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ और आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि इस स्केल में हम कैसे बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन छोटी मशीन्स बनाने में एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि उनको कंट्रोल करना होगा, उनकी सिग्नलिंग हमें देखनी पड़ेगी और उनमें मेमोरी भी होनी चाहिए। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम एक छोटे से नैनो रोबोट को कैसे दे सकते हैं? इंसान इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, रिसर्च कर रहा है, और उसके साथ साथ वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे बढ़ रहा है जो कि हमें अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रही हैं। तो मैं आपका तारुफ कराऊंगा डॉक्टर एंड्रे क्लोबस्टफ से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में एक प्रोफेसर हैं और वो काम करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। ये एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जो कि हमें छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिखाती है। आपने कार्बन नैनो ट्यूब्स का नाम सुना होगा, मैं इस पर पूरी एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि कार्बन के बड़े रिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं और 10 नैनोमीटर की साइज पर मौजूद होते हैं। हम आज इस टेलीस्कोप के ज़रिए इन कार्बन नैनो ट्यूब्स को देख सकते हैं, जिनकी तस्वीर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। इसी तरीके से अगर मैं STM की बात करूँ, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसके ज़रिए हम और भी नीचे छोटे लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करती है? ये बिल्कुल पुराने ज़माने के एक रिकॉर्डर की तरह काम करती है, जिसके ऊपर एक लिवर होता है, कैंटिलीवर होता है, और नीचे हमारे पास डेटा सर्कुलर लाइंस में शेप में स्टोर होता है, उसको पढ़ता रहता है और हमें गाने सुनाता रहता है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल बेस करके हमने बनाई है STM टेलीस्कोप, जो कि एक ऐसी निडल से बनी होती है जिसमें एटम्स मौजूद होते हैं। हम इनको बाइस देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बाइसिंग दिखा दी है। नीचे वो सरफेस है जिसका स्ट्रक्चर हमने मालूम करना है। तो बाइसिंग की वजह से यहाँ पर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, और एडी करंट्स उस वक्त बढ़ेंगे या कम होंगे जब इस स्ट्रक्चर में किसी किस्म का उभार या खम आएगा। और इन एडी करंट्स के उभार या खम से हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे था। मैंने पूरा का पूरा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया, और मैं और वीडियोस भी इन पर बना चुका हूँ। तो जब हमने इनको इस्तेमाल करते हुए गोल्ड को देखा तो हमें गोल्ड की सरफेस ऐसी नजर आई। इसी तरीके से सिलिकॉन के एटम्स हमें इस तरीके से नजर आए। तो इस वक्त आप रियल टाइम में गोल्ड और सिलिकॉन के एटम्स को देख सकते हैं एटॉमिक लेवल पर। IBM ने आज से बहुत अरसे पहले एटम्स को मिलाकर एक स्टोरी बनाई। ये एटॉमिक लेवल की स्टोरी है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें एक बच्चा है और वो जंप्स लगा रहा है, लेकिन इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स हैं। हमें मोर्स लॉ ये बताता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। 18 महीनों के बाद हर चिप पर डबल ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं,
और इन चिप्स को बहुत कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, जहां पर इंसान स्पेशल सूट्स पहन कर जाते हैं ताकि उनके बाल और उनसे आने वाली डस्ट बिल्कुल भी इस एटमॉस्फेयर को, इस लैब को ख़राब ना कर सके। उसकी वजह यह है कि हम अब 100 मिलियन ट्रांजिस्टर्स 1 स्क्वायर मिलीमीटर पर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो इन ट्रांजिस्टर का अपना साइज़ क्या है? पहले हमने 22 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स बनाए, फिर 14 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स बनाए, अब इंसान 10 नैनोमीटर्स के ट्रांजिस्टर बना चुका है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 10 नैनोमीटर्स के ट्रांजिस्टर जो कि हमारे बाल से भी ज़्यादा पतले हैं। हमारा बाल 100 माइक्रोमीटर या 10⁻⁴ मीटर्स के बराबर होता है, लेकिन हम इस वक्त बात करें 10⁻⁻8 या 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और हम इतने छोटे ट्रांजिस्टर्स बना चुके हैं जो कि डीएनए के बराबर हैं। रिचर्ड फाइमन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 125 एटम्स पर 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करने की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो पूरी दुनिया का जितना भी रिटन इंफॉर्मेशन है वो मैं सिर्फ 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी रेत के जर्रे के ऊपर पूरी दुनिया की प्रिंटेड रिटन इंफॉर्मेशन पेस्ट की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। हम जब भी इंसान की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर है, जानवरों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर है और ये इन्फॉर्मेशन उनके डीएनए में स्टोर है जो कि सिर्फ 2 नैनोमीटर के बराबर है। इतनी इन्फॉर्मेशन डीएनए में कैसे स्टोर हो सकती है? तो मैं यहाँ पर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें आपने देखना है कि 4 किस्म की बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये 4 किस्म के कम्बिनेशन हर जगह पर, ये बेस पेयर जो आपको नज़र आ रहा है इनमें ये चारों कम्बिनेशन आ सकते हैं। तो एक बेस पेयर में, ये आप एक बेस पेयर देख रहे हैं, इसमें 4 किस्म के मुख्तलिफ कम्बिनेशन आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत से बेस पेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस पेयर डीएनए में स्टोर हो रहे हैं और इनमें हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जब भी 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जुड़ते हैं, ये आपने याद रखना है। तो मैं अगर 10 बेसिस का एक डीएनए लूँ, बहुत छोटा डीएनए लूँ जिसमें सिर्फ 10 बेसिस हो, 10 लाइंस हो, एक बेस पेयर को हम 4 किस्म के स्ट्रक्चर के साथ मिलकर बना सकते हैं। तो अगर मैं 10 बेसिस ले लूँ तो मेरे पास 4 पावर 10 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, सिर्फ 10 बेसिस के लिए। और हमारी बॉडी में जो डीएनए है वो 2.9 बिलियन बेसिस पर मुश्तमिल होता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं डेटा स्टोर करने के लिए? 4 पावर 2.9 बिलियन। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा है जो हमारे डीएनए में स्टोर है और इस सारे डेटे को हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपको दिखाया कनेक्शन, तो जो ग्लू है इनके बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसी तरीके से इसी प्रिंसिपल पर इंसान काम कर रहे हैं और वो सुपर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एक लेयर आती है, ये लेयर 10 नैनोमीटर्स की होती है और इस लेयर की शक्ल हनीकॉम्ब की तरह होती है। जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता होता है, हेक्सागोनल उसमें सेल्स होते हैं, इसी तरीके से हम उसकी बेस प्लेट जो है वो ऐसी बनाते हैं और उसके ऊपर ब्रोमीन और फ्लोरीन 2 और एटम्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक सुपर मॉलिक्यूल बना चुके हैं जिस पर साइंसदानों ने नोबेल प्राइज़ भी जीता। लेकिन आज की दुनिया में इस वक्त हम 5 एलिमेंट से मिलकर एक सुपर मॉलिक्यूल बना चुके हैं जो कि इंसानों ने बनाया है। इसके साथ साथ इंसानों ने टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसमें हमारे पास एक कैंटिलीवर है और ये सरफेस के ऊपर चलता है और इसके ऊपर एक रे जो है वो हम डिफ्लेक्ट करते हैं, एक लेज़र डिफ्लेक्ट करते हैं और उसको मिरर पर मैप करते हैं। जैसे जैसे सरफेस ऊपर नीचे होती है, ये कैंटिलीवर भी ऊपर नीचे होती है और रे जो है वो मिरर पर ऊपर नीचे आती है जिससे हम इस सरफेस को मैप करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमने मॉलिक्यूल्स को मैप किया, उनके स्ट्रक्चर को रीड किया। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये एक्चुअल बॉन्ड है जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअल बॉन्ड्स हैं जो कि हमने मॉलिक्यूल्स में देखे हैं और ये स्टडी 2014 में आई। इसी तरीके से इंसानों ने ये भी सोचा कि क्यों ना हम मॉलिक्यूल्स के मोशन को कंट्रोल करें और इस तरीके से हम 2 मॉलिक्यूल्स को करीब ला सकते हैं, उनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अभी हम बहुत ही प्रिलिमिनरी शुरू की सतह पर हैं इस नॉलेज में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डंबल दिखा रहा हूँ।
ये हमारे पास एक डंबल और इसमें ये रिंग है जो इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसके ज़रिए हम अपने आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इसे इंटरलॉक रिंग कहा जाता है। और सपोज़ मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है जो मैंने बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हम इससे प्रोटीन्स बना सकते हैं, हम इससे अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, अगर हम इससे कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक रिंग लेना है और उसको एक डंबल में डालना है, और उसके बाद उस रिंग के आगे हमने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स रख देने हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का, रेड कलर का और पर्पल कलर के मुख्तलिफ एटम्स नज़र आ रहे हैं। तो ये रिंग क्या करेगा? ये एक लीवर है, ये एक क्रेन है, और इसका फंक्शन ये कि ये मूव करेगा आगे और आहिस्ता आहिस्ता इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर अटैच करता रहेगा। तो आप देखें कि जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगा ये इन मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगा, और अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन चुका है जिसका स्ट्रक्चर ये है। तो इस तरीके से इंसानों ने नैनो स्केल पर जाकर मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, और हमारे पास ये एक बहुत बड़ा अपरेटस है जिसके ज़रिए हम कोई भी एटम बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत शुरुआत में हैं। इसी तरीके से साइंसदानों ने एक मॉलिक्यूलर कार बनाई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स को जोड़ा गया है। आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर कार देख रहे हैं। आप बड़े हैरान होंगे कि क्या ये कार है, लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ शेप्स दिखा रहा हूँ इस कार की, और ये कार चलती है। इसके चलने के लिए ज़रूरी है कि हम बेन फ्रिंगा के बारे में जानें, जिन्होंने इस कार को बनाने और इसको डिमोन्स्ट्रेट करने पर नोबेल प्राइज़ जीता। और उन्होंने हमें बताया कि जब इस कार पर आप लाइट डालेंगे, यूवी लाइट डालेंगे, तो इसके बॉन्ड्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी वजह से वो ट्विस्ट करना, रोटेशन करना शुरू कर देंगे और कार मूव करना शुरू कर देगी। जब हम लाइट डालना बंद करेंगे तो ये कार मूव करना बंद कर देगी। मैं आपको यहाँ पर इस कार की एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मूव कर रही है, और उसकी वजह यह कि हम इस पर यूवी लाइट डाल रहे हैं। तो ये दुनिया की सबसे छोटी कार है जो मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बनी है। अब साइंसदानों ने नैनो मोटर्स बना ली हैं। इसी तरीके से नैनो सर्किट्स हमारे पास आ चुके हैं जिसमें नैनो रेजिस्टर्स, नैनो वायर्स, नैनो डायोड्स, हम मॉलिक्यूल और एटम के लेवल्स पर जाकर सर्किट्स बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नैनो कार पसंद आई होगी, और अगर आप इस पर सवारी करना चाहते हैं तो फिर आपको भी नैनो स्केल पर जाना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे दूसरों तक पहुंचाइए।